इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं यार कि ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज का मतलब क्या होता है। अब्यूज का मतलब क्या है? बिना जरूरत का इस्तेमाल करना, है ना। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स या एल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे मेडिसिन में अल्कोहल की भी इस्तेमाल होती है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम ड्रग्स या एल्कोहल का इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस के अलावा करें, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस यानी कि किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही अदर पर्पस से, एक्साइटमेंट के लिए या मजे के लिए, मस्ती के लिए, तो वैसे केसेस में हम उसे क्या कहेंगे? ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। मतलब समझ में आ रही है? तो ड्रग्स अब्यूज बारी बारी से हम जानते हैं, एल्कोहल के बारे में भी जानेंगे। ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस when taken inside body for a purpose other than medicinal use। यानी कि ड्रग्स जो है वो एक तरह का केमिकल है ना, और अगर इसका इस्तेमाल आप मेडिसिनल यूज के अलावा किसी और पर्पस के लिए करते हैं, तब ये क्या है? तब ये ड्रग अब्यूज कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स है उसके बारे में जानते हैं कि कौन से ड्रग्स कॉमन है जिसको अब्यूज किया जाता है, लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कॉमन यूज में आने वाले इस तरह के ड्रग्स जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। जैसे ओपियोड्स। ओपियोड्स क्या होता है जानते हैं आप? ओपियोड्स जिसको हम लोग कॉमनली अफीम भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिसको ओपियम या अफीम हम लोग कहते हैं। तो इसको ऑब्टेन्ड कहाँ से किया जाता है? अब कुछ लोग ये भी बहाना बनाते हैं कि यार प्लांट से तो ऑब्टेन किया जाता है, तो इसमें हर्ज क्या है पीने में? जैसे गांजा को भी कहते हैं बहुत सारे लोग कि प्लांट से तो ऑब्टेन किया जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है ना। लेकिन प्रॉब्लम्स है क्या? प्रॉब्लम्स है क्या? साइड इफेक्ट्स हैं, है ना। अगर मेडिसिनल पर्पस से यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही मौज मस्ती के लिए, ऐसे ही फालतू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। कैसे होगा आप उसको समझिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसको ऑब्टेन्ड किससे करते हैं, है ना। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। ठीक है, पॉपी प्लांट एक अफीम का पौधा होता है जिसको पोस्ता हम लोग कॉमन भाषा में उसको कहते हैं। तो उस पौधे में जो फ्रूट लगते हैं, आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। इसका साइंटिफिक नेम आप देख रहे हैं, पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, तो ये जो पॉपी प्लांट है इसमें इस तरीके का फ्रूट लगता है जी, ऐसे दिख रहा है, इस तरीके का इसमें फ्रूट लगता है। और इस फ्रूट सबसे टीप पे लगता है, जैसे प्लांट है ना, तो उसका सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, इस हिस्से के ऊपर फ्रूट लगता है। ये फ्रूट जब अनराइपेंड होता है, यानी कि जब कच्चा होता है, पका हुआ नहीं होता है, तो इस पे ब्लेड से स्क्रैच लगाते हैं, है ना। इस तरीके से ब्लेड से इसके ऊपर क्या किया? स्क्रैच। अब देखे होंगे जैसे पपीता का प्लांट है तो आप उसके ऊपर ब्लेड से स्क्रैच लगा करके देखो क्या होता है। उसके ऊपर स्क्रैच लगाने से मिल्की सब्सटेंस बाहर आता है या नहीं आता है? तो इसके ऊपर भी जब ब्लेड से स्क्रैच लगाया जाता है तो उसी टाइप का मिल्की सब्सटेंस बाहर आता है। ठीक है, उस मिल्की सब्सटेंस को सनलाइट में छोड़ दिया जाता है तो वो सूख जाता है। सूखने के बाद उसी को कलेक्ट कर लिया जाता है और वही जो है उसी से क्या बनता है? अफीम बनता है। एक्चुअली अगर इसको पूरा राइपेंड होने दिया जाए, पकने दिया जाए फ्रूट्स को, ठीक है, तो उसके बाद उसके सीड का इस्तेमाल बहुत सारे स्वीट्स वगैरह बनाने में हम करते हैं, उसके बीज का इस्तेमाल। लेकिन अगर अनराइपेंड है और उसका लैटेक्स निकाला जाए स्क्रैच करके किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से, और उस लैटेक्स को सुखा करके कलेक्ट किया जाए, तो वो जो है सूखा हुआ पार्ट से ही ओपियोड्स या अफीम तैयार होता है ना। तो ये देखा आपने कि किस प्लांट से, याद रखना है ये सारी चीजें, पॉपी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, या फिर इसका साइंटिफिक बोटेनिकल नेम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम, है ना। कैसे ऑब्टेन करते हैं ये आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने। अब देखिए, टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शन। स्नॉटिंग क्या होता है? जैसे ये एक कागज है ना, तो इसको ऐसे हम फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और इसका जो पाउडर होता है उस पाउडर को रख करके नाक से जो है स्नॉट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है लेने का। और दूसरा जो तरीका है इंजेक्शन, इंजेक्शन के रूप में भी इसको लिया जाता है, डायरेक्ट ब्लड में चढ़ाया जाता है ना।
तो ये जो हो गए इसके तरीके, पहला तो देखा कि इसको ऑब्टेन्ड कहाँ से करते हैं, प्राप्त कहाँ से करते हैं। दूसरा जो है आपने देखा कि इसको लेते कैसे हैं, इनटेक कैसे करते हैं। इसके बाद बाइंड स्पेशली टू द ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंस इन सीएनएस। सीएनएस का मतलब क्या होता है बाबू? सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओपियोइड रिसेप्टर्स होता है जहां पर ये जाकर बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है ये केमिकल्स, ठीक है। अब जुड़ने के बाद क्या करता है, ये हमारे बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, आराम से सुस्त जैसा पड़ा रहेगा, आराम से रिलैक्स कहीं पे भी, है ना। तो ये बॉडी के फंक्शन को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। आपने देखा ओपियोइड्स के बारे में, इसमें याद क्या रखनी है हमें, इसको हम ऑब्टेन्ड किस प्लांट से करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी आपको बता दिया। इनटेक करने का मेथड क्या है, कैसे हम इसको लेते हैं, है ना। और ये काम कहाँ करता है यार, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ओपियोइड रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है और हमारे बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। दूसरा जो ड्रग्स है जो कॉमनली अब्यूज्ड किया जाता है लोगों के द्वारा, वो है कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। इसको किससे ऑब्टेन करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस सैटिवा। ये जो प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब आपको पता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसी को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, है ना। तो इसके भी प्लांट जैसे आपको दिखाता हूँ, मान लो ये प्लांट है, इस तरीके से इसके लीफ है ना। तो इस पे फ्लोरल एक्सिस बहुत सारे फ्लावर होते हैं, साथ में लीफ होते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, इस इन्फ्लोरेसेंस, जैसे मान लो कि यहाँ से एक इन्फ्लोरेसेंस अराइज हुआ, इसमें इस तरीके से बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, साथ में कुछ लीव्स भी हैं। तो ये जो सॉफ्ट पार्ट जो टिप होता है ना, इसको ऐसे कट करते हैं, कट करने के बाद इसको प्रेस्ड करके रखा जाता है। और प्रेस्ड करके रखने से क्या होता है कि उस फ्लावर में जो लैटेक्स वगैरह है वो सारा चीज़ एक जगह पे एक तरह से कहते हो कि प्रेस्ड हो जाता है वो पूरी तरह से। फिर उसी का इस्तेमाल इस तरह के केसेस में करते हैं कैनाबिनॉइड्स के रूप में। तो आप कह सकते हो कि फ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसी को प्रेस्ड करके, ड्राई करके, सुखा करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो देख लिया कि प्लांट में, है ना। टेकन बाय ओरल इंजेक्शन या इनहेलेशन, है ना। इसको ओरल मुंह के द्वारा ऐसे उसको, जैसे आप कह सकते हो ना, सिंपल गांजा या ये सारी चीज़ें होती है, तो कोई चीज़ को जला करके और उसके ऊपर इसका जो स्मोक है, इसका धुआं जो है वो मुंह से लिया जाता है एक्चुअली, है ना। तो ये इनटेक करने का इसका तरीका हो गया। इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये हमारे हार्ट पर इफेक्ट करता है, यानी कि क्या करेगा, ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो हार्ट रेट को बढ़ाने से क्या होगा, ब्लड की पंपिंग बढ़ेगी, ब्लड की पंपिंग बढ़ेगी तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आदमी चिल्लाने लगेगा, इस तरह के केसेस जो है होने लगता है ना। तो एनर्जी एक्चुअली महसूस होता है ज़्यादा लोगों को, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोका एल्केलॉइड्स या कोकीन जिसको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। इसको कोका प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है, इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। इसमें देखिए इसको कैसे लेते हैं, तो इसको स्नॉट से लेते हैं, है ना। स्नॉटेड मेथड होता है, इसके थ्रू हम लेते हैं, है ना। और जो है ये इंटरफेयर किससे करता है ये समझना जरूरी है। तो इट इंटरफेयर विद न्यूरोट्रांसमीटर लीड्स टू हैलोसिनेशन, है ना। तो यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर समझते हैं, जो मैसेज को कैरी करता है, हमारे बॉडी में जो मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक, है ना, उसी के साथ इंटरफेयर करता है। तो प्रॉपरली जो मैसेज है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है बॉडी पार्ट्स का। तो आराम से आदमी रहेगा, कोई चीज़ काट भी रहा है, जैसे मॉस्किटो ही बाइट कर देगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, है ना। यहाँ पे हैलुसिनेशन जो कॉज्ड होता है, इसका मतलब क्या है, ये बड़ा खतरनाक है ना। आदमी भ्रम में, जैसे मान लो कि गाड़ी चला रहे हैं, तो आगे अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो बिल्कुल पास आ जाएगी, तब भी उसको लगेगा कि दूर है। जो विजन है वो एक्चुअली क्लियर नहीं दिखेगा, समझ में रहा है। जैसे गाड़ी बिल्कुल पास टकरा गई, फिर भी उसको लगेगा कि नहीं अभी थोड़ा दूर ही है। इस तरीके से एक्सीडेंट होने के केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो हैलुसिनेशन का मतलब वही, आपका विजन भी जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा, ये सारी चीज़ें कॉस्ट होंगी। तो ये आपने देखा कि 3 इम्पॉर्टेंट जो ड्रग्स है जो कॉमनली अब्यूज्ड किया जाता है, उसको ऑब्टेन्ड किस प्लांट से करते हैं, है ना,
कैसे इनटेक किया जाता है और उसका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट है। इसके बाद हम स्मोकिंग के बारे में जानते हैं, है ना। स्मोकिंग जो है, टोबैको इज स्मोक्ड, चेप्ड और यूज्ड एज स्नफ, है ना। तो ये 3 रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्नफ का मतलब क्या होता है? स्नफ का मतलब जो है उसको सूंघा जाता है ना, नाक से उसको सूंघा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो टोबैको का इस रूप में, अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्मोक भी किया जाता है, इसके धुएं भी लिए जाते हैं, है ना, या इसको चेविंग भी किया जाता है ना। दांत के नीचे रख करके उसको चेविंग करते हैं, जिससे चबाने से क्या होता है, इससे निकोटिन निकलता है। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि इससे क्या होता है ना। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे जानते हैं कि इसके चेविंग करने से क्या इफेक्ट आता है और इसके स्मोक करने से क्या इफेक्ट आता है। जब आप चेविंग करते हैं, चबाते हैं, तो इससे एक सब्सटेंस निकलता है जिसको कहते हैं निकोटीन। ठीक है, क्या करते हैं इसको? निकोटीन। ये निकोटीन जो केमिकल सब्सटेंस है, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के जो एड्रीनल ग्लैंड है, इसको समझिएगा, ध्यान ये रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एड्रीनल ग्लैंड, है ना। तो निकोटीन जो टोबैको चेविंग से रिलीज होता है, जो केमिकल सब्सटेंस, वो हमारे एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट्स कर देता है। और एड्रीनल ग्लैंड के स्टिमुलेट्स होने से क्या होता है, एड्रेनालिन रिलीज होता है। कहाँ? हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। अब देखो, जब ब्लड सर्कुलेशन में एड्रेनालिन रिलीज हुआ तो जाहिर सी बात है वो बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचेगा, है ना। लेकिन ये एड्रेनालिन जो है जब हमारे हार्ट तक पहुंचता है, क्योंकि ब्लड में रिलीज हुआ तो ब्लड तो फाइनली हार्ट तक जाना ही है ना। तो हार्ट तक जैसे ही पहुंचता है तो हार्ट रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, बहुत एनर्जेटिक फील होगा। बात समझ में आ रही है? तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा यार, हार्ट रेट को बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये सारी चीजें कॉज होती है ना। तो इसकी वजह से मेन क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट रेट बढ़ेगा। जाहिर सी बात है जहां भी हार्ट रेट बढ़ रहा है मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही, है ना। तो ये काम कैसे हो रहा है, एक बार फिर से हम ध्यान देते हैं इसके बारे में। निकोटीन ये केमिकल सब्सटेंस है जो टोबैको के चेविंग से रिलीज होता है ना। वो क्या करता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट्स करता है, जिसकी वजह से एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, वो रिलीज करता है एड्रेनालिन, जो ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन से हार्ट तक पहुंचता है। हार्ट तक पहुंचते ही क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ये काम करता है। ठीक है, अब स्मोकिंग से क्या होता है इसको समझना है। स्मोकिंग का इफेक्ट मेनली जो है लंग्स पे भी होता है, लेकिन इसके अलावा ये यूरिनरी ब्लैडर पे भी इफेक्ट डालता है या थ्रोट पे भी इफेक्ट डालता है, और यहाँ पे जैसे एजमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारे डिजीज भी कॉज करते हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि ये लंग्स पे क्या इफेक्ट डालता है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि लंग्स का अल्वियोलाई है, जहाँ पे एयर फिल्ड होता है, हवा भरता है। अल्वियोलाई यानी कि वो जो बैलोन का स्ट्रक्चर जिसमें हवा भरता है ना। तो ये जो स्मोक करने से जो कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड जाते हैं, सब्सटेंस जाते हैं, वो इस एरिया पे जमा हो गया। मान लीजिए कि ये सरफेस एरिया है और यहाँ पे ये जमा हो गया, ठीक है। तो हवा का एक्सचेंज इसी से होता है ना, ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड कैपिलरीज और लंग्स के बीच, इसी एरिया से। अब मान लो कि इस जगह पे ये स्टोर होते गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है स्मोकिंग से, वो स्टोर होते गया, इस जगह पे अब स्टोर होते गया, इस जगह पे स्टोर होते गया। तो स्टोर होने से क्या होगा, सरफेस एरिया जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज का वो कम हो जाएगा। अब सब सरफेस एरिया कमेगा तो क्या होगा, आपको पता ही है, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा गैस का, और गैस का एक्सचेंज, जैसा ऑक्सीजन कम पहुंचने लगा बॉडी में, तो ऑक्सीजन कम पहुंचने से क्या होगा, एनर्जी लेवल बॉडी में कमेगा। चूंकि ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो मॉलिक्यूल कम ब्रेक डाउन होगा, कम ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी कम रिलीज होगा। ये सारी चीजें कॉज करता है। एक तो ये देखा, दूसरा ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड के अंदर जाता है तो आपको पता है ब्लड के अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक चीज होती है ब्लड, जैसे रेड ब्लड सेल में ब्लड का कलर रेड क्यों है, दैट इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन का काम क्या है, वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और उसको आगे लेकर के जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब इस ब्लड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच गया, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की जो एफिनिटी है ना,
वो बहुत ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, हेमोग्लोबिन के कंपेयर में। तो ऐसा होने से वो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगा, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड ना करके, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एफिशिएंसी है किसके साथ बाइंड करने का, हेमोग्लोबिन के साथ। जैसे हेमोग्लोबिन के साथ एक्चुअली बाइंड किसको करना है, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना है ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन को ये कैरी करेगा बाइंड करके, लेकिन जितना अट्रैक्शन ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ है उससे कई गुना ज्यादा अट्रैक्शन किसका है, हेमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा होने से ये हेमोग्लोबिन को कैरी करना चाहिए था किसको, ऑक्सीजन को, लेकिन अब ये बाइंड कर लेगा किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और इसको कैरी करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये हुई कि हेमोग्लोबिन जो इंगेज था ऑक्सीजन को बाइंड करने में, अब वो इंगेज है किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करने में। बात समझ में आ रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो तब क्या होगा कि जितना ऑक्सीजन पहुंच पा रहा था हमारे सेल तक, हमारे टिश्यू तक, उतना ऑक्सीजन अब नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन के साथ साथ किसको कैरी कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो एक हेमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन को जो बाइंड करता था, अगर वो इंगेज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करने में, तो एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कम गया ना ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, तो उतना ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। ये एक प्रॉब्लम्स आपने देखा। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है ये समझिए। दूसरा जो इससे भी बड़ा प्रॉब्लम्स है वो ये है कि जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देता है, यानी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ेगा ही नहीं हमेशा। मतलब एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो पूरी तरह से आपका बर्बाद हो गया। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से जितना कार्बन मोनोऑक्साइड जाते जाएगा वो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ते जाएगा, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते जाएंगे, और हेमोग्लोबिन के साथ जितना ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए था वो नहीं जुड़ पाएगा। अब ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से ऑक्सीजन उतना पहुंच ही नहीं पाएगा सेल तक जितना पहले पहुंच रहा था। तो फाइनली जो है इसकी वजह से अनीमिया भी कॉज हो सकता है। ठीक है, क्या कॉज हो सकता है, अनीमिया, है ना। तो ये देखा आपने कि स्मोकिंग से क्या इफेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा चेविंग करने से जो निकोटीन या जो भी केमिकल्स, ऐसा नहीं है कि टोबैको से सिर्फ निकोटीन ही निकलता है, और भी केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं जो ओरल कैविटी में कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा फाइनली टोबैको के बारे में कि इसके स्मोकिंग से, इसके चेविंग से हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं एडोलेसेंस एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, है ना। एडोलेसेंस एंड ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज। तो यहाँ पर जानना है एडोलेसेंस का मतलब क्या है। ठीक है, तो एडोलेसेंस जो है एक एज है, एक पीरियड है, जैसे आप कह सकते हैं चाइल्डहुड और एडल्टहुड, ये दोनों के बीच का जो पीरियड है उसी को हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस, है ना। तो ये एक एज पीरियड है। आप देखेंगे एडोलेसेंस इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि इससे होकर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अचीव करता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज लिंक्ड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये दोनों के बीच का लिंक है, दोनों के बीच का स्टेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें उस इंडिविजुअल का इमोशनल या बिहेवियरल ग्रोथ होता है। क्लियर, ड्यूरिंग दिस पीरियड एन इंडिविजुअल हाईली वुल्नरेबल का मतलब क्या है, मतलब किसी उसको आसानी से दिमागी तौर पे हैंडल किया जा सकता है ना, इमोशनली हैंडल किया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें, वल्नरेबल का मतलब क्या है, वो बच्चा जो है बहुत ही मासूम होता है, वो एज में बहुत संवेदनशील, आप उसको कह सकते हो, सेंसिटिव होता है किसी भी चीज़ों के प्रति, है ना, चाहे वो मानसिक चीज़ें हो या फिर दूसरी सोसाइटी की चीज़ें हो, किसी भी चीज़ों के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या कह सकते हो, संवेदनशील होता है उसका दिमाग, सेंसिटिव होता है उसका दिमाग, है ना। अब देखो यहाँ पे यंगस्टर मोटिवेटेड टुवर्ड ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यू टू। अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या, हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ना। तो एज ऑफ जो एडोलेसेंस होता है वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ों को लेकर, कोई एडवेंचर करने के लिए या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए बड़ा उनका दिमाग जो है वो एक्साइटेड होता है।
तो देखते हैं कि बच्चे जो है ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज के प्रति क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं इतना, उसका कारण क्या है, ठीक है, क्यों मोटिवेटेड होते हैं। तो इसका कारण है क्यूरियसिटी। क्यूरियसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, ये जानने की उत्सुकता कि आखिर जैसे ये अल्कोहल पिएंगे तो कैसा लगेगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, उसका इफेक्ट कैसा रहता होगा, बात समझ में आ रही है। तो ये एक जिज्ञासा, एक कौतूहल उनके दिमाग में रहता है। इसके बाद नीड फॉर एडवेंचर, कुछ करना चाहते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन का दिमाग उनके अंदर खूब खोलते रहता है किसी चीज़ों को लेकर के, है ना। इसके बाद परसिव्ड बेनिफिट्स ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज, क्या इससे फायदे हो सकते हैं, कैसा लगता है, ये सारी चीज़ें जानने की इच्छा। स्ट्रेस एंड एकेडमिक प्रेशर, इसके अलावा बच्चों को उस टाइम प्रेशर भी झेलना होता है, एकेडमिक प्रेशर हो गया या स्ट्रेस, दूसरे तरह की चीज़ें, दूसरे तरह की स्ट्रेस, है ना, उस एज ग्रुप में हो जाता है बच्चों को। नीड टू अपीयर कूल एंड पीयर प्रेशर, ठीक है, ये अराउंड थोड़ा चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं। पीयर प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे जब बच्चा उस एज ग्रुप में होता है ना, तो सोसाइटी में उस एज ग्रुप के बच्चे के ऊपर बहुत सारे प्रेशर, दबाव, या फिर उनको रोका जाता है, नहीं यार ये नहीं करना है तुमको, मूवी देखने नहीं जाना है, ये नहीं करना है। तो वो एक पीयर प्रेशर भी बच्चे के ऊपर होता है, जिसकी वजह से वो ड्रग्स एंड एल्कोहल के प्रति जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर इंटरेस्टेड हो जाते हैं उन चीज़ों में, है ना। इसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलर मीडिया, है ना, किसी मीडिया के प्रति भी वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से भी बच्चे जो हैं वो ड्रग्स या एल्कोहल अब्यूज की तरफ मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये सारे अपने कारण देखे, रीजन देखे कि यंगस्टर्स क्यों मोटिवेट होते हैं और ड्रग्स एंड एल्कोहल के प्रति। सबसे पहला क्या है, क्यूरियसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्सपेरिमेंटेशन, perceived benefits of alcohol and drugs abuse, stress and academic pressure, need to appear cool or peer pressure, influence of popular media, unstable family structure, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो रीजन हो सकते हैं, है ना। ये नीट के पर्पज से नहीं, लेकिन बोर्ड के पर्पज से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये चीज़ें, है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद हम अगला टर्म जो क्लियर करेंगे वो है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं लत, है ना। तो लत का मतलब लत लग जाना, या एडिक्शन का मतलब क्या होता है। एडिक्शन का मतलब होता है किसी चीजों के प्रति साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाना, है ना, साइकोलॉजिकल चलो अच्छा लग रहा है, मजा, मतलब एक बार बार यूज करने से ना साइकोलॉजिकल, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल अटैचमेंट बन जाता है उसके प्रति, है ना। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग यूजुअली एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड एल्कोहल। जैसे कोई ड्रग्स एंड एल्कोहल लिया, ड्रग्स का मतलब तो आपको पता ही है, आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि फूड के अलावा कोई भी चीज जो मेडिसिनल पर्पज से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और वो हमें रिलैक्स कर रहा है, आराम दे रहा है, तो वो सारी चीजों को हम ड्रग्स कह सकते हैं। जैसे आप चाय पीते हैं तो उससे भी रिलैक्सेशन मिलता है, चाय भी ड्रग्स के कैटेगरी में आता है, कॉफी भी ड्रग्स के कैटेगरी में आता है, समझ में आ रहा है। तो ये ड्रग्स या एल्कोहल के वजह से जो फीलिंग आता है, उस फीलिंग के प्रति जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है ना, उस साइकोलॉजिकल अटैचमेंट को ही हम क्या कहते हैं, एडिक्शन। एक बार फिर से, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स such as euphoria and a temporary feeling of well-being usually associated with drugs and alcohol, जो प्रायः किसके साथ associated होता है, ड्रग्स या एल्कोहल के साथ। क्लियर है। चलिए इसके बाद डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। डिपेंडेंस का मतलब टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टर एंड अनप्लेजेंट विड्रॉवल सिम्टम्स। होता क्या है, विड्रॉवल सिंड्रोम, सॉरी। तो डिपेंडेंस, जैसे कोई बंदा एल्कोहल लगातार पी रहा है 10 साल 15 साल से, ठीक है, तो उसका इतना साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, जो एडिक्शन इस तरह की हो जाती है, तो बॉडी उसी अनुसार से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और वो चीज़ें अगर नहीं मिलती है ना, तो कुछ सिम्टम, जैसे वो उदास रहेगा या फिर डिप्रेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें, तो वो जो नहीं मिलने की वजह से, जैसे एडिक्शन से कोई चीज़ों का
साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो गया आपके साथ और वो चीज़ें नहीं मिल रहा है, तो उसके वजह से जो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स के जो चेंजिंग आप में आ रहा है आपके बिहेव में या आपके दिमागी तौर पे जिस तरह की चेंजिंग आ रही है, उस चेंजिंग को ही हम एक्चुअली क्या कहते हैं, विड्रॉवल सिंड्रोम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंडेंस हो गया, मतलब किसी चीज़ का एडिक्शन लंबे समय तक रहने की वजह से या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड तक किसी अल्कोहल या ड्रग्स का इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपकी बॉडी उस पर डिपेंडेंस हो जाता है ना, उसके जो इफेक्ट होते हैं उसके प्रति जो है, अगर वो चीज़ें ना मिले तो डिफरेंट टाइप्स के जो है सिम्टम अराइज होने लगेंगे, आप अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे वो चीज़ें, है ना। तो ये है डिपेंडेंस। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या है यार, ये जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अगर इसका खराब तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या है, तो रेकलेस बिहेवियर, वंडेलिज्म एंड वायलेंस, मतलब आप क्या है, आप एक दूसरे किस्म का आपका बिहेव हो जाएगा, आप कह सकते हो रूढ़ तरीके का, या फिर आप बड़े हार्ड विचार वाले हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। या फिर वायलेंस, गुस्सा वाला जो एग्रेसिवनेस आप कह सकते हैं, इस तरह का बिहेव हो जाता है। एक्सेस डोजेज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रिस्पायरेटरी फेल्योर। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा होने की वजह से कोमा में भी जा सकते हैं या डेथ भी हो सकता है। जैसे अगर एल्कोहल की ही बात करें तो आपको क्या लगता है, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा एल्कोहल पीता है, लगातार वो पी रहा है, तो एल्कोहल की क्वांटिटी अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई तो वो डेथ कर सकता है, मर सकता है। आप ये मत समझो कि एल्कोहल पीने से आदमी मर नहीं सकता। अगर ब्लड के अंदर उसकी प्योर जो एल्कोहल की क्वांटिटी है अगर उसकी बहुत ज़्यादा हो गई, 4-5-6% भी अगर एल्कोहल हो गई, तो वो व्यक्ति डेथ कर जाएगा, वो इंडिविजुअल मर जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद डैमेज टू नर्वस सिस्टम एंड लिवर साइरोसिस, नर्वस सिस्टम भी डैमेज करेगा और लिवर साइरोसिस भी होगा। नर्वस सिस्टम में आपको बता दूं, एल्कोहल में जो डेंड्रिटिक सेल है, डेंड्रिटिक सेल आपको बताया था इम्यूनिटी में इन्वॉल्व था, वो एल्कोहल जो है उसको भी डैमेज करता है, खत्म करता है। नर्वस सिस्टम तो है ही, उसके बाद आपके इम्यूनिटी को भी पुअर, कमजोर बनाता है। लिवर साइरोसिस आप समझ रहे हैं, सेल ही डैमेज खत्म होने लगेंगे लीवर के, और इसको रिकवर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर लिवर साइरोसिस हो गया पूरी तरह से तो दोबारा क्योर करना बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत ज़्यादा एल्कोहल की वजह से ही ये कॉज्ड होता है लिवर साइरोसिस। यहाँ पे इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंजम्पशन की वजह से लिवर साइरोसिस होता है। इसके बाद है एडवर्स इफेक्ट ऑन फीटस ड्यू टू कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के समय कोई माँ इस तरह के एल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करती है या ड्रग्स का कंजम्पशन ज़्यादा करती है तो उसका इफेक्ट उसके फीटस के ऊपर, उसके यूटेरस के अंदर डेवलप हो रहे एम्ब्रियो के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है। इसके बाद है फीमेल में क्या क्या कैरेक्टर डेवलप होंगे। मैस्कुलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैस्कुलिनाइजेशन का मतलब है कि इसमें मेल के कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे, है ना। जैसे थोड़े हेयरी, जैसे फेस के ऊपर हेयर आने लगेंगे, बॉडी में ज़्यादा हेयर आने लगेंगे, तो ये मेल का कैरेक्टर है जो इनमें भी डेवलप होने लगेगा। वॉइस जो है वो डीप होने लगेगा। ठीक है। एग्रेसिवनेस, एग्रेसिव विचार की हो जाएगी। ठीक है। और क्या होगा, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर, ये बताया ना, मेल के जैसे कैरेक्टर इसमें डेवलप होने लगेंगे। फेस पे भी बहुत ज़्यादा हेयर आने लगेंगे और बॉडी में भी हेयर आने लगेंगे। तो इस तरह का कैरेक्टर फीमेल में डेवलप होने लगेगा अगर वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स या एल्कोहल का इस्तेमाल करती है। इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस का साइज बड़ा हो सकता है ऐसे केसेस में अगर ड्रग्स या एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। क्लाइटोरिस आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि जहाँ पे लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ जुड़ता है वहीं पे एक छोटा सा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको हम लोग क्लाइटोरिस कहते हैं। इसको पेनिस का होमोलोगस भी माना जाता है क्योंकि ये भी इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय इसमें भी ब्लड भरने से हार्डनेस आती है। ठीक है। चलिए, डीपनिंग ऑफ वॉइस भी जो है वो डीप हो सकता है। इसके बाद इन केस ऑफ मेल एक्ने, फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर, है ना। एग्रेसिवनेस यहाँ पे भी आएगा, मूड स्विंग, डिप्रेशन, है ना। डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एल्कोहल या ड्रग्स के इस्तेमाल करने से स्पर्म के प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट आता है
स्पर्म के प्रोडक्शन का रेट जो होता है वो कम, यानी कि कम क्वांटिटी में, कम नंबर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, किडनी या लिवर का भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, मेल के केसेस में हालांकि ब्रेस्ट नहीं होता, वो रिड्यूस्ड है, वेस्टिजियल है, लेकिन वो भी थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है, इनलार्ज्ड हो जाता है ना, ये कॉज्ड हो सकता है। तो ये आपने देखा कि फीमेल में क्या है और मेल में क्या है, ये दोनों में किस तरीके के सिम्टम दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। अगर ड्रग्स या एल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका वार्निंग साइन क्या हो सकता है, कैसे पहचान सकते हैं हम कि सच में ऐसा, जैसे कोई बच्चा है आपके घर में, अगर वो एडिक्ट हो चुका है तो आप कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानेंगे आप, है ना। तो ये देखिए ड्रॉपिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है उनका खराब होने लगेगा। इसके बाद है अनएक्सप्लेन्ड अब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज से कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब उसका एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, अब्सेंट होने का कोई वजह नहीं होगा, ऐसे ही अब्सेंस करते रहेंगे। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, अपने आप को, अपने पर्सनल हाइजीन के प्रति भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जैसे हैं गंदे संदे पड़े हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, अपने मेन काम के अलावा जो काम करते हैं उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा इनका। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिटेट, सोने का और खाने का जो हैबिट है वो भी बदल जाएगा, कितना देर सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, नो मैटर। इसके बाद है फ्लैक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट, यानी कि भूख लगने में भी फ्लैक्चुएशन आएगा, कभी ज़्यादा कभी कम, और जो वेट शरीर का वजन है उसमें फ्लैक्चुएशन आएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। स्टीलिंग टू गेट मनी टू बाई ड्रग्स एंड एल्कोहल, शराब और ड्रग्स को खरीदने के लिए ये पैसे की चोरी भी कर सकते हैं। तो ये कॉमन वार्निंग साइन आप बच्चे में देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहला है ड्रॉपिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड अब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिटेट, fluctuation in weight and appetite, stealing to get money to buy drugs and alcohol, ये सारी चीज़ें। चलिए इसके बाद हम इसके लास्ट पार्ट जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इससे बचा कैसे जा सकता है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, यानी कि पीयर प्रेशर को अवॉइड करना होगा, रोकना होगा। पीयर प्रेशर क्या होता है, इस एज ग्रुप के बच्चे के ऊपर कई तरह के दबाव बनाए जाते हैं, जबकि बच्चा का भी एक लाइफ है, उसका भी एक इंटरेस्ट है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। उसके जैसे बच्चा अगर क्रिकेट में अच्छा कर रहा है या किसी गेम में अच्छा कर रहा है तो हमें उसके इंटरेस्ट को समझना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये नहीं कि डांट के भगा दिया। तो ऐसे केसेस में वो बच्चा स्ट्रेस में जाएगा और एडिक्ट हो सकता है वो एल्कोहल और ड्रग्स के प्रति, ठीक है। तो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर का मतलब है कि उस एज ग्रुप के बच्चे के इंटरेस्ट को समझना है, उसके ऊपर सिर्फ पीयर प्रेशर नहीं बनाना है ना, दबाव नहीं बनाना है उसके ऊपर, ये चीज़ें। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, कोई प्रॉब्लम उस तरह की है चूंकि उस एज ग्रुप में बच्चा सेंसिटिव होता है, किस चीज़ के प्रति वो सेंसिटिव है, संवेदनशील है, कौन उसको कन्विंस कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो एजुकेशन देते हैं या काउंसलिंग लेते हैं बच्चे को, है ना। अफिक्शन में भी बच्चे पढ़ जाते हैं। चलिए इसके बाद है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, यानी कि अगर इस तरह के केसेस हैं तो आप पेरेंट्स से या एल्डर्स, ब्रदर्स, ये सारे लोगों से आप बात कर सकते हैं, या फिर कोई अच्छा फ्रेंड है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उससे इस मैटर पे हम बात कर सकते हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, जो साइन है डेंजर साइन, यहाँ पे हमने कुछ साइन के बारे में जिक्र किया है, उसको देखना है, उसको ध्यान देना है। अगर इस तरह के साइन आ रहे हैं तो फिर अपने आप को देखभाल करना है, समझना है चीज़ों को। इसके बाद है लुकिंग फॉर डेंजर साइन, ये हो गया ना। सीकिंग प्रोफेशनल्स एंड
मेडिकल हेल्प, इसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या फिर एक्सपर्ट भी हैं जो इस तरह के केसेस में आपको हेल्प करेंगे, आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। एक बार फिर से, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, दूसरा है एजुकेशन एंड काउंसलिंग, थर्ड है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, इसके बाद सीकिंग प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल हेल्प। तो ये हमने देखा इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट चीज़ें। इसके बाद हम और आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि खाने पीने की चीज़ें की मात्रा जो है, क्वांटिटी है, वो हम कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है।